दोस्तों स्वागत है आपका प्रोजेक्ट सिविल सर्विसेज चैनल पर। आज की क्लास प्रोजेक्ट करंट अफेयर्स की होगी, जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 21 टू 25 डिस्कस करेंगे। आप पीडीएफ टेलीग्राम के चैनल प्रोजेक्ट सिविल सर्विसेज से प्राप्त कर सकते हो। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। केंद्र सरकार के द्वारा नामीबिया से अफ्रीकी चीता को भारत में पुनर्स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हमें देखना सत्य कथन। पहला कथन, एशियाई चीता क्रिटिकली इंडेंजर श्रेणी में आता है, जबकि अफ्रीकी चीता वल्नरेबल श्रेणी में आता है। ये एकदम ठीक बात है। आधिकारिक तौर पर भारत से चीता विलुप्त घोषित कर दिया गया है। विलुप्त हुआ तभी तो हम नामीबिया से अफ्रीकी चीता को भारत में पुनर्स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, भारत से पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है। एशियाई चीता ईरान के साथ साथ मध्य एशिया देशों में भी पाए जाते हैं, जबकि अफ्रीकी चीता केवल अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हैं। अफ्रीकी चीता केवल अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हैं, एकदम सही बात है। लेकिन एशियाई चीता भी केवल ईरान में ही है। ये अन्य मध्य एशियाई देश क्या किसी भी देश में नहीं है। ईरान में भी ज़्यादा आबादी नहीं है, 60 से 70 आबादी बची हुई है। वहाँ से हमने पहले बात की थी कि वहाँ से एशियाई चीता को ही भारत में पुनर्स्थापित कर दे, लेकिन ईरान ने इसके लिए मना कर दिया था। तो फिर हम नामीबिया से पुनर्स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। इसमें 1 और 2 सही है। ए ऑप्शन सही है। देखते हैं कुछ और बातें। चीता शुष्क झाड़ीनुमा वनों की कीस्टोन प्रजाति है। कीस्टोन प्रजाति उसे कहते हैं जो वहाँ की स्थानीय जैव विविधता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो वहाँ से विलुप्त होती है तो वहाँ की जैव विविधता, वहाँ के एनवायरमेंट को बहुत नुकसान होता है। इसके अन्य उदाहरण कौन कौन है? ऊदबिलाव, शार्क जो है वो भी कीस्टोन प्रजाति में आते हैं। यह 1952 में आधिकारिक तौर पर विलुप्त घोषित कर दिया गया था। अफ्रीकी चीता और एशियाई चीता के बारे में देखते। अफ्रीकी चीता वल्नरेबल श्रेणी में केवल अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हैं। एशियाई चीता क्रिटिकल इंडेंजर श्रेणी में केवल ईरान में पाए जाते हैं। और लगभग आबादी कितनी है? 60 से 70। और भारत सरकार के द्वारा नामीबिया से जो पुनर्स्थापित करने की योजना है, उसमें विशेषज्ञ पैनल ने 3 स्थानों का चयन किया है। कुनोपालपुर एमपी, वेलावदार राष्ट्रीय उद्यान गुजरात और ताल छापर राजस्थान। देखते अगला क्वेश्चन। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पोक्सो एक्ट 2012 के संबंध में पूछा गया है। हमें पहचान करनी है सही कथन की। इस अधिनियम के तहत एक बालक को 16 वर्ष से कम आयु के रूप में परिभाषित किया गया है। दोस्तों गलत है, ये 16 वर्ष से कम आयु नहीं है, बल्कि इसमें 18 वर्ष से कम आयु के रूप में बालक को परिभाषित किया गया है। यह अधिनियम ऐसे अपराधों की तुरंत सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करता है। ये एकदम सही है। इस अधिनियम के तहत बाल यौन उत्पीड़न के किसी भी मामले को उसके दर्ज किए जाने की तिथि से 1 वर्ष के भीतर निपटाया जाना चाहिए। ये भी ठीक है। तो इसमें सही पूछा, सही इसमें 2 और 3 है। पहला तो गलत है ना, पहला तो 16 वर्ष की जो आयु है उसके नहीं होगा, बल्कि 18 वर्ष से कम आयु वहां पर वो परिभाषित करता है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, इसमें बालक की परिभाषा 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बालक के रूप में परिभाषित करेगा। और इसमें दुर्व्यवहार के विभिन्न रूपों को परिभाषित किया है। यानी इसमें 2 श्रेणी बना दी गई है, एक तो पेनिट्रेटिव, एक नॉन पेनिट्रेटिव। हिंदी में याद मत रखना, इंग्लिश इसकी देख लेना आप। पेनिट्रेटिव का मतलब तो कि आपको अगर यौनिक रूप से दुराचार करे तो वो आता है, लेकिन इसमें नॉन पेनिट्रेटिव में अगर आपके साथ में बुरा व्यवहार किया, वो आपको उत्पीड़ित किया जा रहा है, पोर्नोग्राफी, ये सब चीजें आ जाएगी। इसके अन्य प्रावधान देखते हैं। विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है। 1 वर्ष के भीतर मामला निपटाना अनिवार्य है। राहत और पुनर्वास की सुविधा प्रदान की गई है। और 24 घंटे के भीतर स्थानीय पुलिस के द्वारा बाल कल्याण समिति को रिपोर्ट करना आवश्यक है। देखो ये इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है, ये ध्यान रखना। और यह एक लैंगिक रूप से तटस्थ कानून है। इसका मतलब यह है कि 18 वर्ष से कम आयु में सभी व्यक्ति आएंगे, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। देखते अगला क्वेश्चन। वृद्धेश्वर मंदिर के बारे में यह पूछा गया है। इसमें हमें पहचान करनी है सत्य कथन की। इस मंदिर का निर्माण सम्राट राजराज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। इसमें ध्यान रखना, राजेंद्र चोल राजराज द्वितीय वो नहीं है, राजराज प्रथम एकदम सही है। यह मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में सूचीबद्ध है। एकदम ठीक बात है। चोल के द्वारा बनाए गए मंदिरों में 3 ऐसे मंदिर है जो इस सूची में सूचीबद्ध है। वो हम एक्सप्लेन में देखेंगे कौन कौन से। ये भगवान शिव को समर्पित द्रविड़ स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट मंदिर है। ये भी ठीक है, इसमें सभी सही है। वृद्धेश्वर मंदिर चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि 23 वर्ष के बाद कुंभा अभिषेकम समारोह यहाँ पे आयोजित हुआ था, इसलिए यह चर्चा में रहा था। ये तमिलनाडु के तंजावुर में कावेरी नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। निर्माण करवाया था चोल शासक राजराज प्रथम ने। और भगवान शिव को समर्पित द्रविड़ स्थापत्य कला का यह उत्कृष्ट मंदिर है। देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट है, वो देखते हैं हम। द ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स, ये कॉन्सेप्ट क्या है वो देखते हैं। भारत के तमिलनाडु राज्य में चोल युग के हिंदी मंदिरों का समूह है। उस पूरे समूह को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में एक पदनाम से संबोधित किया है। तो वो जो पदनाम दिया वो क्या दिया? ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स। और इसके तहत 3 मंदिर आते हैं।
वृद्धेश्वर मंदिर जो राजा फर्स्ट ने बनवाया था, गंगई कोट चोलपुरम मंदिर राजेंद्र चोल ने बनवाया था, दारासुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर राजा सेकंड ने बनवाया था। तो आप ये ध्यान रखना, द ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स में 3 मंदिर यूनेस्को के द्वारा इंगित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के संबंध में ये पूछा गया है। हमें पहचान करनी है सत्य कथन की। पहला कथन, यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा करने वाली अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का व्यावसायिक उपयोग के लिए निर्मित की गई है। यह ठीक है। इसके माध्यम से जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV का निर्माण एवं उत्पादन किया जाएगा। ये गलत है। इसमें SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इन दो का निर्माण और उत्पादन किया जाएगा। GSLV इसमें गलत है। इसको स्थापित करने का उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों में उद्योग जगत की भागीदारी को बढ़ाना एवं निजी उद्यमिता को विकसित करना है। ये ठीक है। इसमें हो जाएगा 1 और 3 यानी C ऑप्शन। बात करते हैं NSIL के बारे में। अन्य जानकारी की, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा निर्मित की गई है। अनुसंधान विकास गतिविधियों का व्यावसायिक उपयोग एवं निजी उद्यमिता विकसित करने के लिए निर्मित की गई है। इससे देखो 2 फायदे हैं। एक तो प्राइवेट पार्टनरशिप ज़्यादा इंक्रेज होगा और साथ में अनुसंधान और विकास गतिविधियां बढ़ेगी। और इसके द्वारा ध्यान रखना, SSLV और PSLV का निर्माण और उत्पादन किया जाएगा। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV इसमें शामिल नहीं है। और इसको घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों अनुप्रयोग के लिए इसकी उत्पादन किया जाएगा। कैसे? घरेलू में अगर डिमांड होगी उसके लिए हम घरेलू यूज करेंगे, और अंतर्राष्ट्रीय जैसे हमारे पड़ोसी देश और जो विकसित देश भी है वो भी भारत से ऐसे डिमांड करेंगे तो उनको भी सप्लाई किया जाएगा। देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के संबंध में ये पूछा गया है। हमें बताना इसमें असत्य कथन। पहला देखते हैं, जनवरी 2020 में भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता संपन्न हुआ है, जिससे भारत का मध्य एशिया तक व्यापार का दायरा विस्तृत होगा। देखो ये गलत है। अभी तक ऐसा समझौता संपन्न नहीं हुआ है। लेकिन ये चर्चा में क्यों था? क्योंकि रशिया, रूस, उसने ये कहा कि 2020 तक हो जाएगा। तो अभी तक हुआ नहीं है, बल्कि रशिया ने एक आकलन किया था, एक कहते हैं ना भविष्यवाणी की थी। इस संगठन में न केवल एशिया के देश, ये बल्कि यूरोप के देश भी शामिल है। ये ठीक है। असत्य पूछा है, असत्य हो जाएगा केवल 1। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में ट्रीटी ऑन EU यानी ट्रीटी ऑन यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, इसके द्वारा 1 जनवरी 2015 में स्थापना हुई थी। सदस्य देश कौन कौन से हैं? इसमें 5 ही है, तो ये वैसे याद हो जाएंगे। रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और अर्मेनिया। आप इन सबको मैपिंग में देख लेना, आराम से याद हो जाएंगे। चर्चा में क्यों है? क्योंकि वर्ष 2020 तक रूस ने भारत और EU के मध्य मुक्त व्यापार समझौता होने की संभावना व्यक्त की थी। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।